वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर यूनिट सेकंड में से आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट से, जिसमें हम पढ़ेंगे माइनर एज ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे होता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइनर होता कौन है। जैसा कि आपको पता है, जब हमने कैपेसिटी टू पार्टनर्स पढ़ी थी तो वहाँ पर याद हो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 3 पर्सन जो हैं वो एलिजिबल थे। पहला उनमें था कि मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए पार्टनर्स हो सकता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम डिटेल करने वाले हैं। दूसरा तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा हमने पढ़ा था कि पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या होना चाहिए, नॉट डिसक्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है ना, कि वो क्वालिफाई होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो था अपना कि मेजर होना चाहिए, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि माइनर एज ए पार्टनर। तो जो आपका माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब पार्टनरशिप में आता है तो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए वो आता है। जैसे हम देखें, पार्टनरशिप जो है क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट तो होती है, जिसके अंदर 1 या मोर पार्टनर जो हैं आते हैं। इफ़ द पार्टनर इज़ इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज़ कैन नॉट बी ए पार्टनर। कि जो पार्टनर है यदि वो कैपेसिटी नहीं रखता कॉन्ट्रैक्ट की तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द फर्म, माइनर जो है एक पर्सन वो जिसकी 18 साल से कम एज है, कैन नॉट बी वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट अंडर द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द ऑल कंसेंट ऑफ पार्टनर। कि सभी पार्टनर चाहें तो जो माइनर को है पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको क्या है, एज ए पार्टनर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ए माइनर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू his share of profit and to have access to the account of the firm for the purpose of inspection and copy। फिर हम बात करेंगे कि जो माइनर है यदि वो मेजर की एज अटेंड कर लेता है तो उसके बाद वो आफ्टर 6 month ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी ही हैज़ टू डिसाइड विद इन ए 6 month वेदर ही बिकम ए रेगुलर पार्टनर और विड्रॉ फ्रॉम पार्टनरशिप। कि जैसे ही वो 18 साल की एज पूरा कर लेता है तो जो माइनर है उसकी इच्छा है कि वो पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर रहना चाहता है तो वो पार्टनर रह सकता है, और यदि वो एज ए पार्टनर नहीं रहना चाहता है तो पार्टनरशिप में से विड्रॉ ले सकता है। इसके अलावा जो माइनर है वो जब वो माइनर रहता है तो कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कि शेयर और प्रॉफिट्स के लिए हम बात करें कि वो उसके लिए मुकदमा कर सकता है, क्योंकि हिज लाइबिलिटी द फर्म विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर। कि जहाँ तक उसकी लाइबिलिटी है शेयर्स में, जितना उसने शेयर ले रखा है उतना वो पार्टनरशिप से ले सकता है। हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड बाय द क्रेडिटर। कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उस चीज़ को नहीं लिया जा सकता। फिर हम बात करेंगे कि जो माइनर पार्टनर रहता है यदि वो पार्टनरशिप के अंदर आफ्टर अटेनिंग द एज 6 month वो बता देता है कि यदि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो नॉर्मल पार्टनर की तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बेनिफिट्स, उसके राइट्स और ड्यूटीज़ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हम पार्टनर्स जब एज ए माइनर आया था हम उसको यहाँ पे समझ लेते हैं, राइट ऑफ माइनर हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वो पर्सन जो माइनर है एज़ पर लॉ वो फर्म का पार्टनर फर्म की पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए बन सकता है जब ऑल पार्टनर्स चाहें। और ये जो माइनर पर्सन है उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो पहले से डिसाइडेड होगा। उसको अदर पार्टनर्स की तरह राइट्स होगा एक्सेस इंस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स करने का। और सच पार्टनर्स शेयर लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म बट द माइनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द सच एक्ट। कि माइनर की ने जिस शेयर्स के लिए जो है फर्म में आया है उस शेयर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। सच माइनर में नोट स्यू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कि वो जो माइनर है वो मुकदमा तो कर सकता है अपने शेयर्स के लिए, और सच माइनर में नोट स्यू द पार्टनर फॉर एन अकाउंट पेमेंट ऑफ हिज शेयर फॉर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। कि वो अपने प्रॉफिट्स के लिए वो माइनर जो है मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए आया था। फिर हम आगे देखें, एट एनी टाइम विद इन ए 6 month ऑफ हिज अटेनिंग
मेजॉरिटी, जब वो मेजॉरिटी की एज अटेन कर लेता है तो उसको ये पता होता है कि मुझे पार्टनरशिप में रहने पर अब मुझे एज ए माइनर फैसिलिटी जो है नहीं मिलेंगी, मुझे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, मैं अब नॉर्मल पार्टनर हो जाऊंगा, तो वो अपनी कंसेंट दे सकता है कि वो एज़ कि बिकम ए रेगुलर पार्टनर वो होना चाहता है या फिर वो पार्टनरशिप से विड्रॉ करना चाहता है। तो उसमें उसको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, ये उसका राइट है। वेयर एनी पर्सन हैज़ एडमिटेड एज ए माइनर टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द फैक्ट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन, कि यदि कोई पर्सन एज ए माइनर पार्टनरशिप के अंदर आता है तो उसको उस चीज़ों की नॉलेज होने का भी राइट्स है। और यदि माइनर्स यदि चाहता है कि वो पार्टनरशिप्स जैसे ही पूरी होती है, जैसे उसकी एज मेजॉरिटी की आती है, तो उस डेट पर वो जो है एज ए रेगुलर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। ही शेयर इन द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स फर्म शैल बी शेयर। अब क्या होगा कि जो उसकी प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी क्योंकि उसने शेयर कर रखा है। ठीक है ना, और ये जो एज ए माइनर वो किसी को इलेक्ट नहीं कर सकता एज ए बिकम पार्टनर, क्योंकि उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती और उसकी राइट एंड लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। एज ए माइनर जो है उसका पब्लिक नोटिस भी पहले दे दिया जाता है जब उसको पार्टनर बनाया जाता है। उसका जो शेयर होता है वो हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन, कि फर्म्स के वर्क से उसका शेयर जो है इफ़ेक्ट नहीं होता और वो अदर पार्टनर्स पर प्रॉफिट्स के लिए अपने शेयर्स के लिए क्या कर सकता है, मुकदमा भी कर सकता है। ये हमने माइनर्स के राइट्स वगैरह हमने देखे। अब हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, जब भी हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स की हम बात करते हैं तो फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। पार्टनरशिप के जो रिलेशंस थे कि जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए पार्टनरशिप शुरू की गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो सेक्शन जो 39 है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो बताती है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है पार्टनर्स के बीच में तो फर्म्स का भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हम ये देखेंगे कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन की ऑफ फर्म के अंदर क्या डिफरेंस है उसको हम समझेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मेयरली इन्वॉल्व ए चेंज इन द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स, की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर तो पार्टनर्स अपने रिलेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के अंदर कंप्लीट जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसके अलावा हम देखें जब कोई पार्टनर्स की डेथ होती है, रिटायर होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो रहते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, फर्म्स को करना चाहते हैं, तो उस समय जो पार्टनरशिप है उसको इट इज़ ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो उस समय पार्टनरशिप को डिसोल्यूट कर सकते हैं, पार्टनर फर्म्स को डिसोल्यूट नहीं कर सकते। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है वो चेंज होता है, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो ये हमने डिफरेंस देखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के अंदर। अब हम देखते हैं डिसोल्यूशन के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला आता है डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कि जब आपका कोर्ट जो है इंटरवेंशन नहीं करे, और दूसरा आता है विद कोर्ट। ठीक है ना, एक तो विदाउट कोर्ट, एक विद कोर्ट। तो पहले हम पढ़ रहे हैं विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हम देख रहे हैं, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हम देख रहे हैं। तो पहला आता है एग्रीमेंट। जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप की शुरुआत भी एक एग्रीमेंट से होती है, तो उसका एंड भी पार्टनर्स जो हैं आपस में एग्रीमेंट करके कर सकते हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 के अंदर है और एग्रीमेंट से डिसोल्यूशन सेक्शन 40 के अंदर है। तो सेक्शन 41 के अंदर फर्स्ट जो स्टेज है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की, यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, आपकी डिसोल्यूट हो जाती है। पार्टनरशिप का बिजनेस अनलॉफुल बिजनेस हो जाता है तब भी वो डिसोल्यूट हो जाती है। यदि कोई भी बिजनेसमैन, कोई पार्टनर्स हैं वो अनलॉफुल बिजनेस करता है तो डिसोल्यूट हो जाती है। फिर डिसोल्यूशन बाय द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंट इवेंट, जैसे मान लीजिए जिस टाइम के लिए हमने पार्टनरशिप शुरू की थी वो टाइम आ गया है तो हम उस पार्टनरशिप को डिसोल्यूट कर सकते हैं। या फिर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था वो हमने अचीव कर लिया है तो हम पार्टनरशिप को डिसोल्यूट कर सकते हैं। यदि किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम उसको डिसोल्यूट कर सकते हैं। यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो हम डिसोल्यूट कर सकते हैं। और यदि कोई पार्टनर रिज़ाइन करता है तो भी हम पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूट कर सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय नोटिस का मतलब ये हुआ कि यदि कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के अंदर जो कोई भी पार्टनर्स है वो नोटिस दे के पार्टनर
पार्टनरशिप को डिसोल्यूट कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि बाकी पार्टनर जो हैं ऊपर वाले विदाउट कोर्ट, जो बाकी जो पॉइंट हमने पढ़े थे पहले वाले, वो सब क्या थे, विदाउट कोर्ट। अब जो बाकी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है आपके विद कोर्ट। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के अंदर इंसैनिटी का मतलब है कोई पागल हो जाता है, पार्टनर्स लुनैटिक हो जाता है, तो उस समय जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो डिसोल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्टनर्स के अंदर कैपेसिटी नहीं रहती, पार्टनरशिप के अंदर अनसाउंड माइंड का है, ठीक है ना, तो यार आपका डिक्लेयर बाय लॉ है, कॉम्पिटेंट बाय लॉ नहीं है, ठीक है, नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस समय भी बाय कोर्ट क्या हो सकती है, डिसोल्यूशन हो सकती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इसको पूरा किया। थैंक्स।